आज मैं आपके लिए पूरा ना एक क्वेश्चन उठाया हूं। आज मैं उठाया हूं कि जो जस्ट क्वेश्चन पूछा है ये पूरा किस तरह से पूछता है, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर एसएससी सीजीएल में, टायर 1 में या सीपीओ मेंस, सीपीओ प्री में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वह क्वेश्चन मैं लेने का प्रयास किया हूं। तो आप इसको शुरू से लास्ट तक ना कंटिन्यू एक बार देख लेना, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, कैसे पूछा जाता है, क्या लिखा रहता है। तो इंग्लिश में टोटल जो है ये जैसे भी क्वेश्चन पूछता है, एक बार आप जब इस हिसाब से पढ़ लोगे, मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन करवा के दिखाता हूं, आंसर के साथ आपके साथ खेलता हूं, तो जैसे ही आप करोगे तो आपको समझ में बेहतर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं और मिलकर के करने का प्रयास करते हैं कि आखिर एक क्वेश्चन कैसे कहता है, क्या कहता है, कैसे करना चाहिए, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब देखो लिखा एसएससी सीजीएल प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस हमने नाम नहीं दिया किस वर्ष का है, लेकिन आपके लिए पूछा गया है। अब देखिए लिखा है कि इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर्स। यहां पे लिख दिया है ग्रामेटिकल एरर, यानी कि ग्रामर में गलती होगा, यानी इसमें आपको ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, है ना। सी गॉट, अब यहां से सेंटेंस आपके लिए दे दिया बच्चे कि यहां पे सेंटेंस आप गौर से देखिए, सेंटेंस दिया है कि शी गॉट टू क्विक, देख रहे हो, प्रमोशंस इन ऑर्डर दैट सी हैज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब इसको उसने 4 भाग में तोड़ दिया है, राइट। यानी ये पूरा का पूरा यहां से सेंटेंस है, यह सेंटेंस यहां पे लास्ट कर रहा है और 4 ऑप्शन दिया। देखिए यहां पे शी गॉट गुड कम्युनिकेशन स्किल्स यहां से तोड़ दिया, शी गॉट दे दिया, टू क्विक प्रमोशंस दे दिया, इन ऑर्डर दैट दे दिया। तो 4 ऑप्शन दिया, यानी इसी सेंटेंस को तोड़ा है। ये और भी आसान है, हालांकि पैटर्न चेंज होता रहता है। एसएससी सीजीएल या सीपीओ या एयरफोर्स किसी भी एग्जाम को आप देते हो तो पैटर्न थोड़ा सा बदलता रहता है, लेकिन क्वेश्चन का सेगमेंट वही रहता है। आखिर कॉमन एरर ही तो है ये, अगर ये नहीं भी दिया रहता, इसी में ए बी सी डी स्लैश कर देता तो वही होता। अब यहाँ पे आपने देख लिया होगा, तो यहाँ पे सी गॉट 2 क्विक प्रमोशंस, 2 प्रमोशन उसको मिला है, इन ऑर्डर दैट। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस पकड़ना है, प्रमोशन क्यों मिला है, क्योंकि सी हैज गुड कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि उसको कम्युनिकेशन स्किल ज्यादा अच्छा है, इसलिए 2 प्रमोशन मिल गया है। तो इन ऑर्डर दैट के स्थान पे अगर मैं बिकॉज लगा दूं तो सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इन ऑर्डर दैट हटा करके हमें बिकॉज करना होगा। तो देखिए इसका आंसर भी मैं दे दिया हूं कि इन ऑर्डर दैट, देखो लिख भी दिया हूं आंसर डी। यहां कंजंक्शन इन ऑर्डर दैट का मतलब होता है ताकि, और के स्थान पर एडवर्ब ऑफ क्लॉज बिकॉज होना चाहिए, जिसका हिंदी होता है के कारण, यानी कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण ही उसे प्रमोशन मिला है, यानी कि आंसर डी पार्ट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर, जो हमने ग्रीन से कर दिया हुआ है। आया ना मजा। इस तरह से पैटर्न आपको चेक करना है मेरे दोस्त, जब पैटर्न आप चेंज करोगे तो बेहतर लगेगा। तो हमने आंसर भी दिया, क्वेश्चन भी दिया, आपको मैं बेसिकली सिखाना चाहता हूं। ये डीएसएल लर्निंग, ये प्रैक्टिस का ये सेशन है जो मैं चाहता हूं आपको पूरी तरह से इंग्लिश उस लायक बनवा दूं जिसमें एग्जाम आप फेस करते हो। तो आपने किया होगा, जिन बच्चों को नहीं भी आता, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब देखो तुरंत था कॉमन एरर, तुरंत दे दिया यहां पे क्या, सिनोनिम्स। ऐसे ही पूछता है एग्जाम में। एग्जाम में हमेशा एक तरह के क्वेश्चन नहीं देगा, कभी दे देगा सिनोनिम्स, कभी दे देगा एंटोनिम्स, कभी वन वर्ड्स, कभी जम्बल्ड, कभी कुछ, देखो ना आता जाएगा। सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। अब टिल्ट, टिल्ट का सिनोनिम्स पूछ रहा है। अब हमने यहाँ पे हिंदी आपको करवा दिया है, वजह पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सीखो। पहले भी मैं पढ़ा रहा हूं तो इसका हिंदी नहीं दिया हूं, ताकि आप इसका साइन हो। टिल्ट पता होगा तभी तो आप आंसर निकाल पाओगे, भले चारों का हिंदी आता हो, लेकिन टिल्ट नहीं पता तो आंसर नहीं आता। इसलिए मेरे दोस्त वोकैबुलरी पे ध्यान देना है। तो हमने डीएसएल वोकैबुलरी चैनल ही तो बना दिया आपके लिए, ताकि उस चैनल पे जा करके आप वोकैब देख पाएं। और वोकैब स्पेशल, वोकैब का कोई एंडिंग नहीं है, वोकैब जितना याद करेंगे उतना बेहतर होगा। तो टिल्ट का जो साइनो होगा वो पता है क्या होगा, स्लैंट। स्लैंट का मतलब होता है तिरछा, और टिल्ट का मतलब झुका हुआ होगा। बाकी देखो हिंदी दिया हूं, सपोर्ट, स्लैंट, क्रॉस और स्ट्रेंथन। आप देख पा रहे हो, तो इसका आंसर स्लैंट मतलब तिरछा, देख रहे हो आंसर दे दिया हमने। अब देखो टिल्ट में झुकाव, झुकना, पर्यायवाची शब्द, स्लैंट यहां होना चाहिए, जो आपके लिए आंसर होगा। चलो एक ट्राई और करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो,
अब यहाँ पे क्या दिया है, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। अब यहाँ पे हमने 4 एक दिया है। अब इसको आप एक बार देखोगे तो यहाँ पे गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड है, ये जम्बल्ड सेंटेंस है, थोड़ा सा फैला लेना, मोबाइल तो फैला लेना। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, ये जम्बल्ड सेंटेंस है, यानी आपको चुनना है कौन सा राइट आंसर होगा, ये जम्बल्ड में आपको चेक करना है। अब यहाँ पे आप देखिए 4 ऑप्शन दिया है, ABCD, दूसरा दिख रहा होगा BCAD, तीसरा दिख रहा होगा BSDC, तीसरा चौथा दिख रहा DABC। यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे मैं बात कर लूंगा कि यहाँ पे ऐड नहीं लगाएगा, हाँ फोन नंबर नहीं आएगा, क्योंकि पूरे ऑप्शन दिखना चाहिए, तो जो भी करना चाहिए यहाँ पे ऐड मत लगाना, ताकि बच्चों को ये पूरा दिखना चाहिए। तो इस तरह से तो ABCD। अब बताइए इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए, ये जम्बल्ड है। अब जम्बल्ड का मतलब क्या होता है भाई, तो जम्बल्ड का मतलब बच्चे होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ये 4 ऑप्शन में आपको ये देखना है ये कौन सा लाइन पहला होगा, यानी कौन सा वर्ड पहला होगा, वो आपको चेक करना है मेरे दोस्त। तो इसका एक तरीका बताऊं, बहुत बेहतर तरीका, मजा आ जाएगा आपको। सबसे पहले आंसर आप बिना पढ़े निकाल सकते हैं। आपको कहीं मत जाओ, सीधा ऑप्शन पे चल जाओ। ऑप्शन में देखो ABBD। अब बोलो C कभी पहला होगा, नहीं होगा, तो C पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यानी पहला लाइन C नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए नहीं होगा भाई। जब ऑप्शन है ही नहीं तो क्यों होगा। अब जिसकी बारंबारता ज्यादा है, जिस ऑप्शन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, देखो यहाँ पे B आपको दिख रहा होगा, अगर यहाँ पे देखो B यहाँ ऑप्शन में यहाँ लिख देता ताकि दिख जाए। ऑप्शन A में है बच्चे ABCD, ऑप्शन B में है BCAD, ऑप्शन C में है BADC, ऑप्शन D में है DABC। अब देखिए गौर से, ऑप्शन इस तरह का है, तो हमने कहा कि ऑप्शन में कहीं भी C दिख रहा है क्या, बड़े बारीकी से सुनिए, बड़ा महत्वपूर्ण चीज, टेक्निक दे रहा हूं, ट्रिक्स, धर्मेंद्र सर का ट्रिक्स। देखिए यहां पे देखिए किसी ऑप्शन में C दिख रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब C पढ़ने की जरूरत नहीं, C पहला लाइन नहीं होगा। यानी कि जब तक ऑप्शन ना पढ़े, जब भी किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना है, एट फर्स्ट यू शुड गो विद द ऑप्शंस, ऑप्शन के साथ जाइए, फिर ऑप्शन के बाद क्वेश्चन पढ़िए। तो ऑप्शन में कहीं भी C नहीं है, इसको पढ़ने की, जो बहुत लोग कहते हैं इसको 4 बार पढ़िए, इसको 5 बार पढ़िए, मैं कहता हूं पढ़िए ही मत। पढ़ने की जरूरत क्या है, पहले ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन में AD है और BB है, यानी BB का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इसका मतलब हुआ कि या तो आंसर B होगा, या तो आंसर C होगा, A आंसर नहीं होगा, D आंसर नहीं होगा। 50% बलवान बन गए आप, यानी कि A आंसर नहीं होगा, D आंसर नहीं होगा, 100% सत्य है ये। अब प्रश्न उठता है, अंतिम दिख रहा है CCDD, देख रहे हो, यहाँ पे DD, यहाँ पे CC, इसका मतलब यह हुआ कि जब A आंसर नहीं होगा, C आंसर हो सकता है, फ्रंट मिल रहा है, D फ्रंट, चूंकि फ्रंट को ज्यादा देखना है आपको, पीछे भी देख लेना है, इसका मतलब है कि फ्रंट का वैल्यू ज्यादा BB, इसका मतलब यह हुआ कि आंसर C देख रहे हो यहाँ पे BADC। अब देखिए यहाँ CC, इसका BB। अब पढ़ के बाद चेक कर लीजिए क्या मामला BB सेट कर रहा है। अब देखिए इन्वायरमेंटल ग्रुप्स have tagged, अब देखिए यहाँ पे फिलीपींस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओशियन पॉल्यूटर्स, क्लू पकड़िए पॉल्यूटर्स। अब देखिए पॉल्यूशन वर्ड और कहाँ है, इसको देखने का प्रयास करिए। B है, अब B के बाद ही अगला पोल्यूशन आना चाहिए, यानी C और A। अब देखिए गौर से, C और A, C में देखिए गौर से, C और A में देखिए यहाँ पे पॉल्यूशन वर्ड दे दिया गया है ना। अब C में देखिए कि In Thailand also whale died last year after swallowing more than 80 plastic bags, यानी पॉल्यूशन बढ़ता कहाँ से है, तो C से बढ़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि आप यहाँ से गौर कर देख रहे होंगे कि आपका जो ऑप्शन बन रहा है C, यानी C और A। अब A में भी पॉल्यूशन है, और C कैसे बना, क्योंकि मोर देन 80 प्लास्टिक, लास्ट ईयर थाईलैंड में जो है व्हेल मर गया है प्लास्टिक खाने से। तो प्लास्टिक यहाँ पे आप गौर से देख पा रहे होंगे कि प्लास्टिक जब खाता है तो उसे क्या हो जाता है, मर जाता है। तो मर जाता है तो आप आंसर आराम से निकाल पा रहे होंगे कि अब यहां पे देखना यह है कि बी के बाद अब होना क्या चाहिए भाई, तो पॉल्यूशन वर्ड है, तो एनवायरमेंट ग्रुप्स हैव टैग्ड द फिलीपींस। आप निकाल पा रहे हो आंसर, एक बार मेरे, या तो आंसर बी या तो आंसर सी। अब बताइए आपका आंसर क्या हो रहा है, मैं चेक कर रहा हूं आपका आंसर क्या बनकर क्या रहा है, आप बताइए मुझे, तब मैं बात करूंगा आपसे। जल्दी से फटाफट जल्दी बताइए, फटाफट बताइए क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से।
अब देखिए, तो आपको क्लू मैं क्या दूं, जल्दी से रास्ते पे आ जाइए। क्लू कहता है कि जहां भी पॉल्यूशन वर्ड मिल जाए और उसी के साथ पॉल्यूशन लिंक कर जाए तो 90% आंसर वही होता है। अब बताइए, पॉल्यूशन यहां मिला, पॉल्यूशन यहां मिला, मैं आपको हिंट कर रहा था, टाइम दे रहा था, तो बताइए ऐसा ऑप्शन किस में है? बी, ए। बी के बाद ए होना चाहिए, यानी आंसर बोलो 100% सी आया कि नहीं आया, यानी इसका आंसर सी होना चाहिए। बी के बाद ए होना चाहिए और डी के बाद सी होना चाहिए, डी पहले सी बाद में, यानी कि एक नंबर पे जो आएगा, एक नंबर ए होगा, 2 नंबर ए होगा, 3 नंबर ए होगा और 4 नंबर ए होगा। इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, मैं बहुत टाइम दिया, देखिए आंसर आ गया ना, बी ए डी सी। बहुत बढ़िया, इस तरह से आप बेहतर आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। ये इडियम्स है कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग। अब इसका देखिए, इसका आंसर क्या हो सकता है, आप इसको जल्दी बनाने का प्रयास करिए। इसका आंसर सबका हिंदी लिख दिया हूं, रेयरली अवेलेबल, इजी टू ऑब्टेन, वेरी एक्सपेंसिव, नथिंग टू लूज, सबका आंसर दे दिया है। आप फिर भी जब तक इस फ्रेज का आंसर नहीं आएगा तब तक सही नहीं निकल पाएगा। बहुत हेल्प करता हूं आपको। देखिए इसका आंसर क्या निकला भाई, तो कॉस्ट एंड आर्म लेग्स, देखो लिख दिया हूं, कॉस्ट एंड आर्म लेग्स का अर्थ है वेरी एक्सपेंसिव, यानी इसका आंसर वेरी एक्सपेंसिव होगा जो आपने निकाला हुआ होगा। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। टेंडर का उल्टा ढूंढना है, टेंडर का उल्टा कौन सा होगा, जल्दी से फटाफट आप भी देखिए, मैं आंसर आपको चेक कर रहा हूं जल्दी से। इसका टेंडर का देखिए, सॉफ्ट होगा, रफ होगा, जेंटल होगा, वार्म होगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। परंपरावादी नहीं बनना है, पैटर्न देखना है, एंटोनिम्स ढूंढना है। तो टेंडर का एंटोनिम्स जल्दी से देखिए फटाफट क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे रफ दिया है, यानी टेंडर का मतलब हो सकता है कोमल, मुलायम, नाजुक, नरम, और इसका रफ हो जाएगा कठोर। देख पा रहे हो सब लोग, ये हमने एक आपके साथ क्या किया है, ताकि आप भी कोशिश करो, मैं भी कोशिश करूं, आप भी खेलो। एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिर्फ मेरे आंसर कराने से नहीं हो सकता है। आगे देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यानी जो सेंटेंस यहां से शुरू है, यानी इसका कह रहा है कि इसका एक्टिव कौन सा होगा, इस सेंटेंस का एक्टिव बताइए। अब ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, यहां भी मैं कहूंगा कि यहां पे भी ऐड नहीं लगाएगा, यहां भी आपको फोन में देगा ताकि पूरा दिखे ऑप्शन। अब देखो, ए है, बी है, सी है, डी। अब देखो, द मेन गेट ऑफ द बिल्डिंग वाज बीइंग, ध्यान दीजिए, गार्डेड, यानी कि बेटा ध्यान देना कि वाज वर प्लस बीइंग प्लस V3, यानी वाज वर प्लस बीइंग प्लस V3 जहां कहीं भी आता हो, जब इसका हम एक्टिव बनाएंगे तो बीइंग हट जाएगा। जब हम इसका एक्टिव बनाएंगे तो क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट द एक्टिव फॉर्म। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए, क्या डिमांड कर रहा है। एक्टिव फॉर्म मांग रहा है, यानी ये पैसिव होगा, तो एक्टिव मांग रहा है तो बीइंग है, तो बीइंग हटा दो, एक्टिव मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए, बिल्डिंग वर गार्डिंग, अब देखो V3 चाहिए, बीइंग हटा क्या चाहिए, V3, गार्डिंग आ गया, यानी ए आंसर नहीं होगा। आपको आंसर निकाल तो छांटने का प्रयास कीजिए कौन सा आंसर नहीं होगा। अब देखिए, गन टॉटिंग गार्ड्स हैव बीन कहां से आ गया, बी आंसर नहीं होगा। देख पा रहे हो, है ना, गन टॉटिंग गार्ड्स गार्डेड द मेन गेट ऑफ द बिल्डिंग, गन टॉटिंग गार्ड्स वर, देख रहे हो, वर गार्डिंग, अब गार्ड्स है प्लूरल, देख पा रहे हो, तो गार्ड्स प्लूरल, तो वर्ब तो आएगा ही आएगा, यानी कि यहाँ पे वर्ब नहीं दिया है, यह भी आंसर कट गया। बोलो आंसर डी आया कि नहीं आया, बहुत बढ़िया। अब देखिए आंसर डी है कि नहीं, बिल्कुल है, गन टॉटिंग गार्ड्स वर गार्डिंग द मेन गेट, आंसर क्या हो गया, डी। बहुत बढ़िया, तैयारी चल रहा है, आप सभी आंसर निकाल रहे होंगे। सिलेक्ट द एंटोनिम्स, फिर बीच में क्या पूछ दिया, एंटोनिम्स। एक्सलेट का एंटोनिम्स क्या होगा, एक्सलेट का एंटोनिम्स जल्दी से बताइए आप, एक्सलेट का एंटोनिम्स आप सीख पा रहे होंगे। उल्टा ढूंढना है, एक्सलेट का मतलब होता ऊपर जाना, रिड्यूस का मतलब होता है नीचे आना। जल्दी से देखिए इसका आंसर क्या होगा, रिड्यूस, कम करना, नीचे आना। इस तरह से हमने लिख भी दिया हुआ है ताकि आप बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। मेरे दोस्त, मैं प्रयास क्या कर रहा हूं, आपको सिखाने का, मैं प्रयास कर रहा हूं आपको देने का, इसके माध्यम से आप बेहतर सीख पाओगे। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब क्या होगा, यानी कि 4 ऑप्शन दिया है, आपसे यह पूछना चाहता है कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए फटाफट, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते रहिए और देखते रहिए इसका आंसर क्या हो सकता है। फटाफट इसका आंसर बताइए मुझे कि भाई
8 का आंसर क्या हो सकता है? मेरे दोस्त, जब तक आप करोगे नहीं, ये फ्रेज आपको याद रहेगा नहीं, तब तक आपसे बनेगा ही नहीं, है ना। तो जब तक आप कंट्रोल नहीं करोगे नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब क्या हुआ कि आपने दूसरे को हाथ में दे दिया, तो दूसरे को हाथ दे दिया तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? गेट आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि इसका आंसर आपके सामने डी आ जाएगा। देखिए आंसर दे दिया हुआ है गेट आउट ऑफ कंट्रोल, तो गेट आउट ऑफ हैंड का अर्थ है गेट आउट ऑफ कंट्रोल। इस तरह से आप बेहतर पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए बनाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, यानी यहाँ पे कह रहा है वन वर्ड्स टाइप का है। अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु, है ना, देख रहे हो, वांडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव्स बाय अ बेगिंग, यानी कि यह वन वर्ड्स है। इन सब के बदले में एक वर्ड ढूंढना है, क्या ढूंढ सकते हो? कह रहा है कि पर्सन विदाउट सेटल, कोई पर्सन और सेटल नहीं है, होम और रेगुलर वर्क, कोई काम भी नहीं घर भी नहीं है, हु वांडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बेमतलब का इधर उधर घूमता रहता है, एंड लिव्स बाय बेगिंग, भीख मांग करके गुजारा करता है, उसे हम आवारा कहते हैं, वैग्रेंट कहते हैं। क्योंकि बेटा ट्राउंट का मतलब कामचोर, काम है ही नहीं। माइग्रेंट का मतलब प्रवासी, प्रवासी भी नहीं है ना। इंटीरेंट का मतलब भ्रमणकारी, वाइग्रेंट मतलब आवारा, तो आवारा टाइप का है, यही आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पे वाइग्रेंट लगा दिया, तो वैग्रेंट मतलब आवारा, तो वैग्रेंट इज द राइट आंसर। इस तरह से आप सीख सकते हो, कर सकते हो। इंग्लिश का पैटर्न यही है, इसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए ग्रामर फिर से पूछ दिया, इफ यू ज्वाइन दिस जॉब नाउ इट प्रूव्स टू बी गुड इन द लॉन्ग रन। अब देखिए क्वेश्चन पूछा, बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको इफ क्लाउज ग्रामर में पढ़ाया होगा, नहीं तो कभी मैं इफ क्लाउज पढ़ा दूंगा। देखिए यहाँ पे कहता ये है कि आज ही मैं रात को 9 बजे वाला लाइव में पढ़ा दूंगा। तो यदि इफ का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाए, यानी इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आने वाले क्लाउज में हम विल या शैल का प्रयोग करते हैं, विल शैल प्लस में लगाते हैं। अब देखिए पहले वाले क्लाउज में तो इफ क्लाउज दिख रहा है भाई, लेकिन सेकंड क्लाउज में विल शैल कहीं नहीं दिख रहा। इसका मतलब हुआ कि प्रूफ्स काट के जहां विल लगा होगा वही आंसर हो जाएगा, इट विल प्रूफ टू बी गुड, यानी आंसर ए होना चाहिए। ए इज द राइट आंसर। आप इस तरह से अगर कर रहे होंगे तो आपको अच्छा नंबर आ रहा होगा, इस तरह से अगर खेल रहे होंगे तो बड़ा मजा आ रहा होगा। मेरा मकसद क्या है? वो मेरा मकसद ये है कि आपको अंग्रेजी में इजी फील कराना। एक क्वेश्चन दे करके मैं आपको चाहता हूं कि आप पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट हो, यानी मजा आ जाए। कोई चीज बाहर से तूफान नहीं लिया गया है, बड़ा आसान तरीके से लिया गया है। एक बार लर्निंग को बारीकी से पढ़ेंगे, ये प्रैक्टिस का चैनल है, इसलिए बहुत कुछ नहीं पढ़ा रहा। धीरे धीरे इस पे सारे चीज डीएसएल लर्निंग पे सारा चीज मैं दे रहा हूं। आप इसको एक बारीकी से पढ़ें, बारीकी से काम करें, और कभी भी दिक्कत हो तो मुझे फोन कॉल्स करें। कोई भी डिटेल क्लास चाहिए फोन कॉल्स करें, कोई परेशानी हो फोन करें। मैं धर्मेंद्र सर हमेशा पढ़ाता रहूंगा, सिखाता रहूंगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए अंदाज में। थैंक यू वेरी मच।